हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एचटेट 2019 पेपर केमिस्ट्री सेट सी के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन हम विद एक्सप्लेनेशन करेंगे और इससे पहले की वीडियो जो थी 2019 के पेपर की, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 91 से 129 तक के सोल्व कर लिए थे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 130 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये विद एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल के साथ होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ जीनन इज स्क्वायर पिरामिडल? जीनन ट्राइऑक्साइड, जीनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जीनन टेट्राफ्लोराइड, जीनन डाइफ्लोराइड। इन कंपाउंड को देखकर हमें बताना है किसकी ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल होगी। लेट्स सी। देखिए, ये जीनन के कंपाउंड है जो आपको ऑप्शंस में गिवन है और ये मैंने इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली है। किस तरीके से निकाली है? मैंने इस फॉर्मूले का यूज करके निकाली 1/2 इंटू में v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। ये फॉर्मूला मैंने आपको एचटेट 2017 का पेपर सोल्व किया था, तब भी आपको बताया था। यहाँ पे v जो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, m जो है नंबर ऑफ मोनोवलेंट एटम्स है, c टोटल कटाइन पर चार्ज है और a टोटल अनायन चार्ज है। सभी वैल्यूज को हम इसमें पुट करते हैं और हमारी जो है हाइब्रिडाइजेशन की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। उसके अकॉर्डिंग हम ज्योमेट्री का टाइप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक बता देती हूँ, क्योंकि अगर सारा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। जैसे हमारे ऑप्शन में जो आंसर आने वाला है वो जीनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड है। अब इसके लिए देखिए, जीनन है, जीनन सेंट्रल एटम है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। नोबल गैस वाली सीरीज में आता है, एटॉमिक नंबर इसका 54 है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसके लिए 8। ओके, अब यहाँ पे मोनोवलेंट, देखिए ऑक्सीजन जो है डाइवलेंट होता है, इस पे +2 चार्ज होता है या -2 चार्ज। जैसे कि हमारा जो है ये क्या है, O2 से मिलकर बनता है, O2 डाई एटोमिक है ये। लेकिन फ्लोरीन जो है मोनोवलेंट है, सिंगल एटम भी एग्जिस्ट करता है उसका। तो मोनोवलेंट यहाँ पे ऑक्सीजन तो नहीं है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन के लिए मोनोवलेंट क्या कितने एटम होंगे? 4 हो गए। तो 8 + 4 दैट इज 12। लेकिन इस पूरे कंपाउंड के ऊपर ना ही कोई कटायनिक चार्ज है ना ही कोई अनायनिक चार्ज है, तो इनकी वैल्यू जो जाएंगे 0। तो 8 + 4 12, 12/2 6। 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? देखिए, एक S 3p और 2d, टोटल कितना हो गया? 1 + 3 + 2 6। तो 6 वैल्यू आई। 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। अब यहाँ पे देखिए, वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी d2sp3 भी हो सकती है और sp3d2 भी हो सकती है। दोनों ही केस में क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 है। यहाँ पे थोड़ा ये कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन जीनन के कंपाउंड में यही हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको ज्योमेट्री कैसे पता चले। अब इसके लिए 6 है नंबर, तो 6 में आपकी ज्योमेट्री बनती है ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यहाँ पे देखिए, जीनन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। वो डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके यूज हो गए। 4 किसके साथ बनाएगा? फ्लोरीन के साथ। सिंगल सिंगल में मोनोवलेंट है तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गए। 2 और 4 6। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2। 2 के लिए क्या बनेगा? एक लोन पेयर बनेगा। इस तरीके से आपकी ज्योमेट्री जो हो जाएगी वो यहाँ पे स्क्वायर और इसके ऊपर एक पिरामिड हो जाएगा। तो ये क्या बन गई? स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बन गई। ओके, इसी तरीके से आप बाकी के भी यहाँ पे जीनन के कंपाउंड देख सकते हैं और उनकी ज्योमेट्री को समझ सकते हैं कैसे होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। ओके, और ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्टिन्यूसली जो है एवरी ईयर ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, what is the standard electrode potential of the cell zinc ion 1 molar concentration, salt bridge cyanide ion 1 molar concentration से copper iodide copper, if the E0 for zinc ion to zinc is -0.76 volt और copper ion से copper के लिए E0 जो है -0.17 वोल्ट है। तो इसके लिए हमें E0 सेल निकालना है।
ई नॉट सेल निकालने के लिए देखिए पहले तो मैंने जो यहाँ पे सेल गिवन था वो सेल एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें गिवन है, एक जिंक के लिए और एक कॉपर के लिए। यहाँ पे जो है ये हमें रिडक्शन की फॉर्म में दिया है, जैसे -0.76 वोल्ट -0.17 वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इनमें से किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ये पता लगाना है, तो हम क्या करते हैं दोनों वैल्यूज को चेक करते हैं। दोनों में से देखते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव में वैल्यू होती तो 76 वाली बड़ी होती, लेकिन नेगेटिव साइन लगा है तो वैल्यू कौन सी बड़ी हो जाएगी 17 वाली। जो बड़ी वैल्यू होगी उसका रिडक्शन होगा, जो छोटी होगी उसका ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे। तो ई नॉट सेल क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड वाली वैल्यू रिडक्शन की है तो रिडक्शन -0.17 का, फिर माइनस यहाँ पे है। ई नॉट में क्या है? ऑक्सीडेशन, सॉरी ई एनोड में क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का वैल्यू कितना? -0.76। तो वैल्यू पुट करेंगे ब्रैकेट के बाहर माइनस और अंदर माइनस दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस। ये वाली वैल्यू नेगेटिव की, ये वाली पॉजिटिव की, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा? प्लस का। और क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो 0.59 वोल्ट। तो ई नॉट फॉर सेल क्या हो जाएगा? 0.59 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। द करेक्ट ऑर्डर फॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अमंग द फॉलोइंग इज। अब हमें क्या है देखिए पहले कंपाउंड सॉरी एलिमेंट देख लेते हैं कौन कौन से। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन of an isolated neutral gaseous atom or molecule in its ground state। कोई एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में है, उस ग्राउंड स्टेट में से उसका जो मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उसको हमें बाहर निकालना है। उसको बाहर निकालने के लिए, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है वही एनर्जी क्या कहलाती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखिए यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये 4 है एटम हमारे पास। 6, 7, 8, 9 इनके एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर इनके न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और इनके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। अब कार्बन जो है, कार्बन के न्यूक्लियर चार्ज कितना हो गया? 6, और जो बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 4, क्योंकि 1s2 तो इनर हो गया, 2s2 2p2, ये 4 इलेक्ट्रॉन आपके आउटर शेल में हो जाएंगे। इसी तरीके से नाइट्रोजन में आउटर में कितने? 5, और न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 7। ऑक्सीजन के आउटर में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 8। और फ्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और चार्ज है 9 का। अब हम देख पा रहे हैं फॉर ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पहले 6 था, फिर 7, फिर यहाँ पे 8 और फिर यहाँ पे 9। यानी हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, वहाँ पे उसको लेफ्ट टू राइट जाने पर ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रही है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या है? ज़्यादा है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को, जो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड करके रखेगा और उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। डैट मीन्स लेफ्ट टू राइट जाने पर, हमारा पीरियड के अंदर जाने पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब ठीक है, तो हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए था? कार्बन का मिनिमम और फ्लोरीन का मैक्सिमम। तो ये ऑर्डर हम देख लेते हैं कहाँ हमें देखने को मिल रहा है। देखिए फ्लोरीन का मैक्सिमम जो है इस केस में है और कहीं भी नहीं है। ठीक है, फ्लोरीन का मैक्सिमम इसी केस में है और कार्बन का मिनिमम। ओके, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे अगर हम देखें तो ट्रेंड क्या होना चाहिए था? कार्बन का मिनिमम, देन नाइट्रोजन का मिनिमम, देन ऑक्सीजन का, देन फ्लोरीन का। कार्बन का मिनिमम, देन नाइट्रोजन का, देन ऑक्सीजन का, देन फ्लोरीन का। लेकिन यहाँ हमें क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे भी एक रीजन है। देखिए, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है उनका ऑर्डर किस तरीके से चेंज हो रहा है। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन थे एन के केस में और यहाँ पे कितने थे? 6 थे। जैसे ही यहाँ पे हम देख पा रहे हैं S2s और 2p दोनों के जो ऑर्बिटल हैं, 2s का तो फुल फील्ड है और p का हाफ फील्ड है, और जबकि यहाँ पे 2s2 2p4 है, ये वाला फुल फील्ड है, ये वाला हाफ फील्ड से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड रह गए। अगर p वाले में देखें तो ये पेयरिंग में है, ये सिंगल है और ये सिंगल है। अब जब आपका p ऑर्बिटल फुल हाफ फील्ड है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि हाफ फील्ड स्टेट जो होती है स्टेबल होती है। बट यहाँ पे क्योंकि एक पेयर्ड है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके
क्या करेगा, स्टेबल स्टेट में आ जाएगा, हाफ फील्ड वाले स्टेट में आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ी सी कम एनर्जी पर भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकाल देगा, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल स्टेट मिल रही है। डेट्स वाई यहाँ पे नाइट्रोजन का मिनिमम होने की बजाय किसका मिनिमम हो जाता है, ऑक्सीजन का, और नाइट्रोजन का थोड़ा सा हायर में चला जाता है। बाकी जो लेफ्ट टू राइट का ऑर्डर है वो यही रहता है कि आपका लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा। अगर ग्रुप की बात करें तो टॉप टू बॉटम में क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, और दूसरा रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। Next question, question number 133. The wavelength of a ball of mass 100 gram moving with the velocity of 10 meter per second is. तो यहाँ हमें वेवलेंथ निकालनी है, वेलोसिटी और मास गिवन है। तो इसके लिए हम रिलेशनशिप देखते हैं कौन सी लगेगी। तो यहाँ पे जो रिलेशन हमने यूज करनी है वो ये वाली रिलेशन यूज करनी है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यहाँ पे जो रिलेशन है, इस रिलेशन के अंदर लैम्डा है जो वेवलेंथ है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम मास है और वी वेलोसिटी है। यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है वो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है, और जूल सेकेंड की जगह इसको हम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मास जो है हमें 100 ग्राम गिवन है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अपॉन में 1000 करके सोल्व करेंगे तो 0.1 केजी। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। सभी वैल्यूज को हम लैम्डा में पुट करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, मास की वैल्यू एंड वेलोसिटी की वैल्यू, और सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पे हमें मिलेगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी वेवलेंथ। तो हमसे बॉल की वेवलेंथ पूछी थी जिसका मास 100 ग्राम और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो आंसर होगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134. द EMF of the cell cadmium to cadmium chloride into 5H2O saturated salt bridge silver chloride silver is 0.7 volt at 25 डिग्री सेल्सियस। तो EMF वैल्यू हमें गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस पर। फ्री एनर्जी चेंज बताना है इसके लिए कितना होगा। फ्री एनर्जी चेंज कहो या गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कहो, एक ही बात है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने जो सॉल्ट दिया है, सॉरी जो सेल दिया है वो सेल मैंने लिख लिया है, और इसका AMF कितना है वो भी लिख लिया, कितने टेम्परेचर पे वो भी। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखना है कि जो हमारा डेल्टा जी होता है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। गिव्स एनर्जी चेंज, गिव्स एनर्जी चेंज को निकालने का फॉर्मूला, अगर हमें E0 सेल दिया हो या E सेल दिया हो, AMF ऑफ सेल दिया है, तो वो होता है -N इंटू F इंटू E सेल। ओके, अब यहाँ पे डेल्टा जी है वो चेंज इन गिब्स एनर्जी है, N जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, सेल रिएक्शन के अंदर, F जो है फेराडेज कांस्टेंट है, और 1 फेराडे कांस्टेंट जो है वो कितने के इक्वल होता है, 96,500 कूलम्स पर मोल की होता है। अगर हमें पर्टिकुलर वैल्यू ना दी हो तो हम यही वैल्यू यूज करते हैं। ई सेल जो है वो EMF ऑफ द सेल जो कि हमें गिवन है 0.7 वोल्ट। हम ये वैल्यूज पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने N का वैल्यू पुट करना है, तो N का वैल्यू कैसे निकलेगा इस चीज को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब कैडमियम से कैडमियम क्लोराइड बन रहा है, कैडमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन कैडमियम से कैडमियम क्लोराइड बन रहा है, तो कैडमियम में और कैडमियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर में रिडक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बात नहीं बनेगी क्योंकि हमारी दोनों हाफ रिएक्शंस क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हम 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे। 1 सिल्वर आयन के लिए 1 है तो 2 सिल्वर आयन के लिए कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे टोटल N कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। फेराडेज का वैल्यू मुझे पता है 96,500 कूलम पर मोल। E का वैल्यू 0.7 वोल्ट। सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, जूल में वैल्यू आएगी, जूल को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा जी किसमें, -135.1 kg में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा -135.1 kg। थोड़ा सा और अगर इसके बारे में जानना है
तो ये डेल्टा जी तो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी होता है, लेकिन सिंपल जी को हम गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फंक्शन, गिव्स एनर्जी या फ्री एंथैल्पी भी बोलते हैं, सेम चीज है, ये जी के लिए बोली जाती है। जी डेल्टा जी की वैल्यू मैं कई बार बता चुकी हूँ, प्लस होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। और इक्विलिब्रियम से क्या रिलेशन है, इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू होगा वह वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। डेल्टा जी जो वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये समझ सकते हो, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी लेस देन 0। तो यहाँ पे लेस देन 0 के लिए इक्विलिब्रियम जो होगा वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा। अगर डेल्टा जी इक्वल टू 0 होगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 0 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, विच इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस शो केमिल्यूमिनेसेंस। एलोट्रोपिक फॉर्म जो है फास्फोरस की कौन सी केमिल्यूमिनेसेंस शो करती है। तो ये भी मैंने 2017 के पेपर में कंप्लीट डिटेल में मैंने एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। तो ये आप डिटेल देखनी है तो उस वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज इसका आंसर जो है व्हाइट फास्फोरस जो है ये केमिल्यूमिनेसेंस शो करता है। केमिल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है ग्लो इन डार्क, यानी अंधेरे में भी चमकना। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये व्हाइट फास्फोरस की प्रॉपर्टी के अंडर ही आता है। रेड फास्फोरस या ब्लैक फास्फोरस ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, फॉर द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स NaOH, NaCl and barium chloride, the molar conductivities at infinite dilutions are this one and this one respectively, then lambda m naught for barium hydroxide in Siemens meter square per mole. देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है टॉपिक से। हमें लैम्डा एम नोट NaOH का दे रखा है 248.1 इंटू 10⁻⁴ सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। लैम्डा एम नोट फॉर NaCl 126.5 इंटू 10⁻⁴ और बेरियम क्लोराइड के लिए ये गिवन। यहाँ पे हमें निकालना है बेरियम हाइड्रोक्साइड। जो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए हमें एक बेरियम चाहिए, 2 हाइड्रोक्साइड चाहिए, तो एक बेरियम हमें इससे मिलेगा और 2 हाइड्रोक्साइड हमें यहाँ से मिलेंगे। क्योंकि NaOH से सिंगल एक OH मिलेगा तो मुझे 2 चाहिए, तो मुझे इसका डबल लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, बेरियम क्लोराइड वाला लैम्डा एम नोट और NaOH वाला लैम्डा एम नोट दोनों को ऐड किया, लेकिन NaOH वाले का मैंने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, क्योंकि मुझे 2 OH चाहिए। फिर देखिए मुझे क्या नहीं चाहिए, सोडियम नहीं चाहिए और मुझे क्लोरीन नहीं चाहिए। तो यहाँ से मुझे क्लोरीन नहीं चाहिए, यहाँ से सोडियम नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बनाना है BaOH का ट्वाइस। तो मुझे कितना बेरियम नहीं चाहिए, कितना क्लोरीन नहीं चाहिए, 2, और कितना सोडियम नहीं चाहिए, 2। तो मैंने NaCl का ट्वाइस कर दिया माइनस करने के लिए, क्योंकि मुझे 2 सोडियम और 2 क्लोरीन नहीं चाहिए। समझ में आ रही? अगर ये चीज आपको लिखनी आ गई तो आगे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस इन वैल्यूज को पुट करेंगे और जैसे हमने नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए उनको हम बिल्कुल राइट लिख करके प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी करना है हम वहां पे करेंगे। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में देखिए 10⁻⁴ सब में है, तो इनका 2 से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, 2 का तो सिर्फ इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा इससे। तो ये आप कॉमन ले लीजिए 10⁻⁴, और ये 280 248.1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 496.2, 126.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 253। इन दोनों को ऐड करके ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 523.2 इंटू 10⁻⁴। जो उनकी यूनिट है वही यूनिट यहाँ आ जाएगी। ये देखिए 523.2 इंटू 10⁻⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, द एवरेज रेट फॉर द रिएक्शन सोडियम पेंटॉक्साइड चेंजेस टू NO2 plus O2 is 6.79 into 10⁻⁴ mole per liter per minute. Then the rate of production of NO2 is, ऑप्शंस गिवन है उनमें आपको बताना क्या होगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए रेट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब पॉजिटिव साइन, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, और अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस वहां पे नेगेटिव साइन यानी रिएक्टेंट की बात हो रही है। जो रिएक्शन हमें गिवन है वो रिएक्शन मैंने लिखी, एवरेज रेट जो हमें गिवन है वो लिख लिया, और रेट ऑफ प्रोडक्शन किसका निकालना है, NO2 का निकालना है। तो जो हमारे पास सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन चैप्टर से टॉपिक आता है रिएक्शन रेट से, रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होता है, इक्वल टू -½ ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ N2O5। इसको अगर मैं बोलकर बताऊं क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सोडियम पेंटॉक्साइड।
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ सोडियम पेंटॉक्साइड। और ये -1/2 क्यों लगा है, क्योंकि इसके आगे 2 था, तो ये जो नंबर होता है ये नीचे चला गया, 1 में चला गया। और माइनस साइन इसके डिसअपेरेंस के लिए लगा है, इसके रिएक्टेंट होने की वजह से लगा, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। आगे देखते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। और ये 1/4, इसी तरीके से इसका जो फॉर्मूल था वो 1/4 में, और इसके आगे प्लस साइन इसलिए लगा है क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, प्लस साइन आएगा। और ये भी बात है यहाँ पे कि जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन चेंज ऑफ टाइम क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसी तरीके से आगे ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन, और इसके आगे 1 था तो 1/1 प्लस का ही है। अब रेट ऑफ रिएक्शन हमें गिवन है 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴, और जिसका निकालना है वो वाला हम यहाँ से पिक कर लेंगे। और इसका यहाँ से 1/4 है तो 4 को यहाँ लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमने यहाँ से निकाल ली। आगे यहाँ पे जब सोल्व करते हैं तो लास्ट में 27.2 इंटू 10⁻⁻⁴ आता है। आंसर हमें -3 में गिवन है, तो एक 10 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और सोल्व करेंगे तो 2.72 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डोंट शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है कि जो एलिमेंट आपको गिवन है, सेम एलिमेंट या सेम कंपाउंड, सेम टाइम पे उसका ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। यानी जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो एक बार डिक्रीज होकर आपको मिलेगी और एक बार इंक्रीज होकर आपको मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे जो है आपको 4 चीजें गिवन है। एक तो आपको गिवन है ClO नेगेटिव, एक ClO2 नेगेटिव, एक ClO3 नेगेटिव, एक ClO4 नेगेटिव। इनके नेम मैं आपको बता देती हूँ। ClO नेगेटिव जो है हाइपोक्लोराइट आयन है, O2 नेगेटिव वाला जो है ClO2 नेगेटिव वाला क्लोराइट, ClO3 नेगेटिव क्लोरेट, और ClO4 नेगेटिव परक्लोरेट आयन। यहाँ पे जो परक्लोरेट आयन है ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे परक्लोरेट आयन के अंदर जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, +7 आएगा। और ये जो +7 है ये क्लोरीन के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, इससे ज्यादा का ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन शो नहीं कर सकता। हाँ, इससे कम का ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर शो कर सकता है वो, इसलिए सेम टाइम पे आपके एक ही टाइम पे यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को नहीं मिल सकते। लेकिन जो हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट और क्लोरेट आयन है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमें डिक्रीज होकर भी मिल रहा है और इंक्रीज होकर भी मिल रहा है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो -1 हो गया, और इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो +5 हो गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। इसी तरीके से इसमें देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 था, यहाँ -1 +5 मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ -1 और +7 मिल रहा है। सॉरी, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हर एक जो आपके आयन है, इन आयन के लिए हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही चीजें मिल रही हैं, बट परक्लोरेट के लिए पॉसिबल नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% completion ऑफ रिएक्शन इज हाउ मेनी टाइम्स दैट रिक्वायर्ड फॉर 50% completion। सोल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139 के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब हम निकालेंगे टाइम तो किस तरीके से निकालेंगे, T = 2.303/K log of A/A-x। A is the initial concentration, A-x is the final concentration, K is the equilibrium constant। ओके, अब यहाँ पे हमें 2 चीजें गिवन है। एक तो हमें गिवन है कि रिएक्शन जो है वो 99.9% हो चुकी है, और एक गिवन है कि रिएक्शन जो है 50% हो तो उसके लिए कितना टाइम चाहिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब रिएक्शन 99.9% हो चुकी है, इसका मतलब अगर आप मान लेते हैं कि आपकी रिएक्शन जो थी इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी क्या थी, 100 थी, और वो 99.9 हो चुकी है, तो बाकी बची हुई कंसंट्रेशन क्या आएगी आपकी,
100 माइनस 99.9, इस तरीके से हम निकालेंगे। या फिर हम अगर इनिशियल कंसंट्रेशन को ए ही लेके चल रहे हैं तो इसको किस तरीके से समझेंगे कि इतनी कंसंट्रेशन हुई है। एक तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 99.9 है तो उसको अपॉन में 10 कर लेते हैं, और उसका 100% हो चुका है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे अपॉन में 100 और उसका A टाइम्स, इस तरीके से करेंगे। जब हम ये करेंगे 1 2 3 3 जीरोज है तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, 0.999 A टाइम्स हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन A मान रहे हैं सेकंड के लिए और वो 50% हो चुकी है तो 50% मतलब 50/100 और उसके लिए आप A टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 0 गई 0.5 A। इस तरीके से आप बची हुई कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। X ये हमारी क्या है, इनिशियल X जितनी हो चुकी है और A माइनस X फाइनल जितनी बची हुई है। तो X जितनी हो चुकी है हमने उसकी बात की, कितनी हो चुकी है, अगर हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन A थी तो 0.999 A टाइम्स हो चुकी है, और अगर हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन A थी 50% रिएक्शन के लिए कितनी हो चुकी है, 0.5 A हो चुकी है। अगर ये चीज़ क्लियर है तो आगे प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम कंपैरिजन करते हुए इक्वेशन लिखेंगे तो T ऑफ 99.9% के लिए क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस हो चुकी है तो फाइनल हमारी निकल आएगी। ये इसको 1A मानिए और ये 0.99 A है तो इसको कितना बच जाएगा, A अपॉन 0.001 A से A कैंसल, ये वैल्यू बच जाएगा। और यहाँ पे 50% के लिए भी इसी तरीके से लिखेंगे 2.303 अपॉन K लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस 0.5 A, तो 1 में से 0.5 जाएगा तो 0.5 A बचेगा, A से A कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन 0.5। ये वाला फैक्टर इस नीचे वाले फैक्टर से पहले ही कैंसिल हो चुका है। इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 1000 आ जाएगा, 1000 मतलब 10 का क्यूब, लॉग में जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, 3 log 10 इज 1 तो यहाँ पे कितना बच गया 3। log 2 का वैल्यू हम लिखेंगे 0.3010 और यहाँ पे इसके लिए हमें ये चीज मिल गई। अब नीचे क्या है, अप्रोक्सीमेट 0.3 है और ऊपर 3 है तो 0.3 को निकालेंगे तो ऊपर 30 अपॉन 3 कितना बन गया 10। तो यहाँ पे T 99.9% जो है वो कितना है, 10 टाइम्स ऑफ T50, कितना होगा 10 टाइम्स ऑफ T50। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कितना है, 50% रिएक्शन के 10 टाइम्स के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 140, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इन द सोल्यूशन। तो हमें जो कॉम्प्लेक्स गिवन है, देखिए ये जो ब्रैकेट लगी है ये कॉम्प्लेक्स है, ये इसके अंदर ब्रेक नहीं हो सकता, जो बाहर आयन है वो ब्रेक हो सकता है। तो जब हम सोल्यूशन के अंदर इसको डालेंगे तो एक आयन तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स वाला रहेगा और क्लोरीन के कितने आयन हमें मिलेंगे, 2 आयन्स यहाँ मिलेंगे, तो 1 और 2 मिलकर कितने हो गए, 3 आयन्स हमें यहाँ मिलने वाले हैं। तो रिएक्शन के लिए हमारा जो ऑप्शन है वो 3 वाला सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, हॉल हॉरेल्ड प्रोसेस इज रिलेटेड विद मेटलर्जी ऑफ विच मेटल। तो हॉल हॉरेल्ड प्रोसेस जो है वो एल्यूमिनियम की मेटलर्जी से रिलेटेड है। The method of obtaining aluminium from alumina by electrochemical method was invented by Charles Hall and Paul Heroult. Electric current passed through the solid form of alumina and the melting point of alumina is very high. मेल्टिंग पॉइंट एल्यूमिनियम का वेरी हाई होता है, इसलिए इसमें हम क्रायोलाइट ऐड करते हैं थोड़े से अमाउंट में, और ताकि इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो इजीली हो जाए और ज़्यादा जो वहाँ पे मेल्टिंग ना हो, एल्यूमिनियम की टेम्परेचर ज़्यादा राइज ना हो। दिस मिक्सचर एक्ट एज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एडिशन ऑफ फेल्डस्पर ऑल्सो लोअर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फेल्डस्पर इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलाइसिस टू ऑब्टेन प्योर एल्यूमिनियम। ये प्रोसेस मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि हॉल हॉरेल्ड प्रोसेस से क्वेश्चन बन रहा है और यहाँ पे हो सकता है इसी से रिलेटेड कोई और चीज़ पूछ लें कि मेल्टिंग पॉइंट को लोअर डाउन करने के लिए क्या ऐड किया जाता है या किस तरीके का भी, मतलब वहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछ लें। इसमें थोड़ा सा इसकी
डायग्राम से रिलेटेड चीज़ें बता देती हूँ। जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो आयरन वेसल में करवाया जाता है और इनर लेयर जो है वो कार्बन लाइनिंग के साथ ग्रेफाइट की लेयरिंग की जाती है और जो ग्रेफाइट की लेयरिंग है वो कैथोड की तरफ वर्क करती है। ये वाली लेयर एज ए कैथोड वर्क करती है। इसके अंदर मोल्टन एल्यूमिनियम भरा होता है नीचे की लेयर में और ऊपर की लेयर में एल्यूमिनियम प्लस मोल्टन ग्राइलाइट होता है। उसके ऊपर कार्बन रोड्स लगी होती हैं। तीनों रोड्स को ज्वाइन किया होता है कॉपर क्लैंप के साथ और ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप्ड होती हैं। ये जो रॉड है कार्बन रॉड ये एनोड की तरफ वर्क करती है। कैथोड के ऊपर एल्यूमिनियम का जो है रिडक्शन होता है और एनोड के ऊपर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है। ये हेरोल्ड प्रोसेस है एल्यूमिनियम की मेटलर्जी के लिए। एल्यूमिनियम की मेटलर्जी के लिए दो मेथड और यूज किए जाते हैं, एक तो बेयर्स प्रोसेस और एक सार्पिक्स प्रोसेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। मिक्स्ड मेटल अलॉय कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ विच मेटल। तो मिक्स्ड मेटल या रेयर अर्थ मेटल्स के अलॉय हम कह सकते हैं अलॉयज ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स एलिमेंट्स। मिक्स्ड मेटल रेयर अर्थ मिक्स्ड मेटल या सीरियम मिक्स्ड मेटल के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको रेयर अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन एलॉयज के अंदर लगभग जो है 95% लेंथेनॉइड्स रहते हैं। लेंथेनॉइड में 55% सीरियम, 25% लेंथेनम और 15 से लेकर 18% तक की जो कंपोजिशन होती है नियोडियम और सम अदर्स रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं। बाकी की जो 5% कंपोजिशन है वो किसकी होती है? इसके अंदर आयरन ट्रांजिशन मेटल की होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। फिर से कोऑर्डिनेशन से आगे है एक क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा है जो आपका कॉम्प्लेक्स है इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेगा। तो लिंकेज आइसोमरिज्म जो है वो एम बाइडेंट लिगेंड शो करते हैं। एम बाइडेंट लिगेंड जैसे NO2 है, ये नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग कर लेता है कार्बन के साथ या किसी एलिमेंट के साथ और ये ऑक्सीजन के थ्रू भी बॉन्डिंग कर लेता है। इस तरीके से तो ये जो एक ही आपका लिगेंड है वो बॉन्डिंग दो तरीके से कर सकता है। तो यहाँ पे लिंकेज का डिफरेंस आने की वजह से ये लिंकेज आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है इसी के अंदर है और बाकी जो अमोनिया वाटर है या क्लोरीन है ये एम बाइडेंट लिगेंड नहीं है। नाइट्रो ग्रुप जो है आपका एक बाइडेंटेड लिगेंड है। ये ग्रुप जो है आपका लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेगा। जो कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर आइसोमरिज्म होती है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म होती है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आपके आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, हाइड्रेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, लिंकेज आइसोमरिज्म, लिगेंड आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन, पोजीशन आइसोमरिज्म, ये 6 टाइप्स की आइसोमरिज्म पॉसिबल है। स्टीरियो आइसोमरिज्म में 2 तरीके के आइसोमरिज्म पॉसिबल, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। देखिए यहाँ पे लिंकेज आइसोमरिज्म मैंने यहाँ पे बताया भी है। अदर एम्बाइडेंट लिगेंड्स कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 नेगेटिव, इसके बारे में अभी बताया, SCN नेगेटिव, CN नेगेटिव, साइनाइडाइन, थायोसाइनाइडाइन और S2O3 2 नेगेटिव। ये अगर आपको कहीं दिख रहे हैं एम्बाइडेंट लिगेंड तो कैसी आइसोमरिज्म शो करेंगे? लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेंगे। ये अदर आइसोमरिज्म भी मैं आपको बता देती हूँ ब्रीफ में। आयनाइजेशन आइसोमरिज्म मतलब आयन का डिफरेंस, यानी कॉम्प्लेक्स आयन को जब आप डिसॉल्व करेंगे तो उनके आयन डिफरेंट मिल रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पे ये वाला है CONH3 का 5BrSO4 और इसी का अगर सल्फेट अंदर है और ब्रोमीन बाहर है, इस तरीके का है, तो ये आपके क्या है? आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इनको सोल्यूशंस के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, जैसे ऊपर वाले को अगर बेरियम क्लोराइड के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो व्हाइट PPT देता है और नीचे वाले को सिल्वर नाइट्रेट में डिसॉल्व करेंगे तो येलो PPT देता है। ये डिफरेंस किसकी वजह से आया? ये डिफरेंस सल्फेट आयन और ब्रोमाइड आयन की वजह से आया। इसी तरीके से हाइड्रेशन में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अगर आपके अंदर और बाहर, कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर अगर डिफरेंट है तो आपके हाइड्रेशन आइसोमरिज्म। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के अंदर 6 वाटर मॉलिक्यूल थे, बाहर नहीं था, यहाँ पे 5 है और 1 बाहर है वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से जब आप वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ 4 अंदर 2 बाहर, तो ये कौन से हैं? हाइड्रेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में कोऑर्डिनेशन का डिफरेंस रहता है, यानी इसके अंदर जो आपके कटायनिक पार्ट और अनायनिक पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स का, दोनों ही कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होते हैं। कटायनिक और अनायनिक कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं और वो कॉम्प्लेक्स अपने लिगेंड्स एक्सचेंज कर लेते हैं मेटल आयंस के साथ। जैसे यहाँ प्लेटिनम के साथ अमोनिया, कॉपर के साथ क्लोराइड है, लेकिन यहाँ कॉपर के साथ अमोनिया और प्लेटिनम के साथ क्लोराइड है।
फिर लिगेंड आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है डायमिनोप्रोपेन का। डायमिनोप्रोपेन जो है वो 1,2 डायमिनोप्रोपेन और 1,3 डायमिनोप्रोपेन की तरह एग्जिस्ट करता है, या तो 1,2 पोजीशन पे या 1,3 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप होते हैं। ये अपने आप में ही क्या करता है, आइसोमेरिज्म शो करता है। अगर इस तरीके का लिगेंड किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर देखने को मिलता है तो लिगेंड आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं वहां पे मेटल आयन के साथ। कोऑर्डिनेशन पोजीशन में क्या होता है, आपके पास पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ मेटल आयन के पोजीशन के अलोंग ये क्या करते हैं, आपके लिगेंड्स डिफरेंट नंबर शो करते हैं। देखिए, बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ लिगेंड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मेटल आयन। तो यहाँ पे देखिए कोबाल्ट के साथ कितने, 4 अमोनिया है, और इधर कोबाल्ट के साथ 2 अमोनिया और 2 क्लोरीन है। अगर इसकी पोजीशन इस तरीके से कर दे, कोबाल्ट के यहाँ पे 4 की जगह 3 अमोनिया 1 क्लोरीन, और यहाँ 2 अमोनिया 2 क्लोरीन की जगह 3 अमोनिया 1 क्लोरीन, तो देखिए मेटल आयन के अकॉर्डिंग इनकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। इसलिए क्या बनाया, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, in which of the following reaction the reaction goes in reverse direction when pressure is increased। लीच एट अल प्रिंसिपल से क्वेश्चन आया है कि अगर प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। तो कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होगा, किस तरीके से चेंज आएगा इसमें। देखिए, अगर हमें निकालना है प्रेशर में चेंज करने पे रिएक्शन में क्या डिफरेंस आएगा, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, किसके, गैसियस स्पीसीज के। और उनको कैलकुलेट करने का तरीका है नंबर ऑफ मोल में चेंज यानी डेल्टा एन, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब फर्स्ट रिएक्शन के लिए जो हमें गिवन है वो दी गई है हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस चेंजेस टू 2HI गैस। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के आयोडाइड के लिए जो आपका प्रोडक्ट है उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स 2 है, और जो रिएक्टेंट है हाइड्रोजन के लिए 1 और आयोडीन के लिए 1, 1 + 1 2, तो 2 - 2 कितना हो गया, 0। नंबर ऑफ मोल में कोई चेंज नहीं आया, यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, यानी प्रेशर इंक्रीज भी करोगे तो रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। सेकंड ऑप्शन के लिए अगर हम देखें तो डेल्टा एन क्या होगा, इधर 2 है अमोनिया के लिए, इधर नाइट्रोजन के लिए 1 और 3 हाइड्रोजन, आपके 3 हाइड्रोजन, 1 + 3 4, तो 2 प्रोडक्ट के और 4 रिएक्टेंट के लिए, 2 - 4 -2, नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहा है। तो आप जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम आपका इफेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो रहे हैं, तो रिएक्शन जो है आपका वापस फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ चल पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स को डिक्रीज करने की तरफ। ओके, तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका रिएक्शन चलेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बने और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो जाए, या यूं कहें अमोनिया के मोल्स इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट थर्ड के लिए हम डेल्टा एन का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के लिए कितने हैं, 2 हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1 है, लेकिन कार्बन का काउंट नहीं करेंगे क्योंकि कार्बन सॉलिड स्टेट में, मैंने अभी बताया था नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हमें, गैसेस स्पीसीज के। तो यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए 2 और रिएक्टेंट के लिए 1 होगा, यहाँ 2 ना करें क्योंकि कार्बन सॉलिड है, तो 1, 2 - 1 कितना आया, 1, 1 प्लस का आया, पॉजिटिव आया, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगा और रिएक्शन कैसी डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी नंबर ऑफ मोल्स पॉजिटिव आ रहे हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, नंबर ऑफ मोल्स नेगेटिव आ रहे हैं तो फॉरवर्ड में, और 0 आ रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डायरेक्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 के लिए भी इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 1 + 1 2 और ये 1 + 3 4, 2 - 4 कितना आएगा, -2 आएगा, और -2 के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड में। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि रिवर्स डायरेक्शन में किस इक्वेशन के लिए जाएगी, रिवर्स यानी बैकवर्ड, बैकवर्ड में एक ही केस में जा रही है, ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन सिल्वर आयन से इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू सिल्वर सॉलिड इज। देखिए यहाँ पे सिल्वर प्लस से सिल्वर 0 में जा रहा है, क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन। तो रिडक्शन के केस में अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला, तो जो कि टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करते हुए गिवन है वो क्या है, E = E0 ऑफ सेल प्लस RT/NF log नेचुरल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। और यहाँ पे रिडक्शन वाली जो वैल्यू है वो सिल्वर सॉलिड है, सॉलिड के केस में जो कंसंट्रेशन है वो ऑलवेज 1 होती है।
लिक्विड और गैसेज के केस में वेरी करती है। तो इस फॉर्मूले से मैच करता हुआ जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, E इज इक्वल टू E0 फॉर द सेल, सिल्वर आयन से सिल्वर यानी रिडक्शन वाला, प्लस RT अपॉन NF, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन, तो n का वैल्यू 1 रखते हुए इन्होंने लिखा है लॉग नेचुरल। ऑक्सीडेशन सिल्वर आयन का हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन, अपॉन रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर सॉलिड का हो रहा है जिसकी कंसंट्रेशन 1 हो गई। ओके, ये बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं। E जो है आपका मेजर्ड सेल पोटेंशियल है, E0 स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल है, R गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन है, टेम्परेचर इन केल्विन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N, F फैराडे कांस्टेंट, और जो ब्रैकेट है वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। ओके, अगर ऑक्सीडेशन के लिए पूछा जाता तो ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाता, माइनस वैल्यू हो जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146 फॉर आइडियल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज। आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का वैल्यू हमेशा 1 रहता है, ग्रेटर देन 1, और जो लेस देन 1 है, लेस देन 0 या लेस देन 1, 0 के इक्वल ये रियल गैसेज के लिए रहता है। अगर Z का वैल्यू 1 है तो किसके केस में है, आइडियल गैस के केस में है। आइडियल गैस जो है बॉइल्स टेम्परेचर पे यानी हाई प्रेशर और लो प्रेशर पे अपना करैक्टर शो करती हैं, और जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो होता है वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, और V आइडियल यानी वॉल्यूम प्रेडिक्टेड बाय आइडियल गैसेज। तो यहाँ पे इसका Z का वैल्यू क्या रहता है, 1 रहता है। अगर नॉन आइडियल गैस है, रियल गैसेज हैं, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, तो Z या तो 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा। 1 से ज्यादा होगा तो वहां पे आपका वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ जाएगा, ग्रेटर वॉल्यूम होगा एक्चुअल वॉल्यूम से, पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। अगर लेस देन 1 है तो नेगेटिव डेविएशन होगा और वॉल्यूम जो है वो एक्चुअल वॉल्यूम से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेंबर ऑफ चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस यानी ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन फैमिली में हमारे पास ग्रुप 16 होता है, जिसमें हमारे याद करने की ट्रिक क्या है, उससे टेपो लव, यानी कोई लव नाम का बच्चा है, इसको कह रहे हैं कि उससे देखकर आप टेप लो, उससे टेपो लव। तो O ऑक्सीजन, S सल्फर, SC सिलेनियम, TE टेल्यूरियम, PO पोलेनियम, लव लिवर मोरियम, ये आपका लास्ट एलिमेंट है। तो इनमें से देखकर आप बता सकते हैं चाल्कोजेन फैमिली से कौन सा एलिमेंट आपको गिवन है। यहाँ पे हमें सिलेनियम गिवन है। क्वेश्चन नंबर 148, द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन इज नॉट 0 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज। जो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है, इसने हमसे पूछा है कि कौन से सब्सटेंस के लिए 0 नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए किन सब्सटेंसेज के लिए 0 होती है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है 298 यानी रूम टेम्परेचर पर, ये 0 किन के लिए होती है, ये 0 होगी उन स्पीसीज के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स होते हैं, यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो रूम टेम्परेचर पे हमारे एग्जिस्ट करते हैं, अगर उसी टेम्परेचर पे वो हमें गिवन है, उसी फॉर्म में उसी स्टेट में हमें गिवन है, तो उनके लिए तो 0 होगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर वो उस स्टेट से हटकर किसी और स्टेट में गिवन है तो वहां पे वो 0 नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन रूम टेम्परेचर पे गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और कार्बन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स। अब यहाँ पे हमें कार्बन ग्रेफाइट दिया है, सॉलिड फॉर्म दी है 298 केल्विन पे, क्लोरीन गैस दिया है और ब्रोमीन लिक्विड दिया है। तीनों ही हमारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के। तो इनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है, मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो 0 होगा। लेकिन हमें यहाँ पे ब्रोमीन गैस दिया है, ब्रोमीन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता रूम टेम्परेचर पे, इसलिए स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका 0 नहीं होगा। तो इस तरीके से कोई भी आपको अगर यहाँ पे एलिमेंट गिवन है तो आप उसका रूम टेम्परेचर पे स्टेट चेक कर लें, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बड़े इजीली अपने आंसर को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, व्हेन 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम बेंजीन, व्हाट विल बी द मोलैलिटी। मोलैलिटी निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
तो मोलैरिटी हमारी है, मोलैलिटी इज डिफरेंट थिंग, हमें मोलैलिटी निकालनी। मोलैलिटी हमारी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे मोल ऑफ सोल्यूट निकालेंगे। मोल ऑफ सोल्यूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है हमें, देखिए इथेनोइक एसिड का जो कि हमारा सोल्यूट है 6 ग्राम है, और बेंजीन जो 200 ग्राम है सॉल्वेंट है। तो बेंजीन का 200 ग्राम हमें यहाँ पे केजी में चाहिए, तो कितना हो जाएगा 200 अपॉन 1000 केजी। सॉल्वेंट का वेट मैंने निकाला। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट निकालने के लिए मोल गिवन मास कितने 6 ग्राम, और मोलर मास आप इथेनोइक एसिड CH3COH इस फॉर्मूले को लिखेंगे, और इसके आप क्या करेंगे, मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। कार्बन का मास 12, 3 हाइड्रोजन के लिए 3 ग्राम, कार्बन के लिए 12, फिर 2 ऑक्सीजन के लिए 16 + 16, 1 हाइड्रोजन के लिए 1, टोटल आ गया 60। 6/60 1/10 मोल्स। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट 1/10, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 200/1000। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.5 मोलैलिटी। अगर आपसे मोलैरिटी पूछी जाती तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना रहता है, यहाँ पे हम लिखते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, ये तो मोलैरिटी होती, हमें मोलैलिटी बतानी थी। मोलैलिटी हमारी 0.5 मोलैलिटी। क्वेश्चन नंबर 150, द शेप ऑफ SF4 मॉलिक्यूल इज SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड। तो सल्फर टेट्राफ्लोराइड की शेप हमें अगर बतानी है तो किस तरीके से हम बताएंगे, देखिए उसी फॉर्मूले से जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था, मैंने क्या निकाल ली, हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली। सल्फर के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 ग्रुप से अभी बताया था मैंने। मोनोवैलेंट कितने हैं, 4 फ्लोरीन है, 4, कोई कैटायनिक चार्ज नहीं, कोई एनायनिक चार्ज नहीं। 6 + 4 10, 1/2 से मल्टीप्लाई किया 5 sp3d। sp3d के लिए कैसे बनेगी, ट्रायगोनल बाइप्लेनर ज्योमेट्री बनती है, लेकिन अब हम इसमें अरेंजमेंट करेंगे तो हमारे पास 4 फ्लोरीन से ही ये बॉन्डिंग करेगा। सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड रह जाएंगे, लोन पेयर बनेगा। तो ये कैसी ज्योमेट्री है, सीसा। और दूसरे तरीके से अगर आप निकालना चाहते हो तो इसकी क्या लिखेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलेंगे। 3s2 3p4 है, s में 2 3p में 4 फिल करेंगे, 3d को हम एम्प्टी रखेंगे। फिर हमें 4 फ्लोरीन से हमें रिएक्शन करवानी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अनपेयर करेंगे, तो उनको एक्साइटेड स्टेट में करेंगे। तो यहाँ पे जो पेयरिंग वाला है एक, उसको हम 3d में भेज देंगे। फिर इनके एक एक फ्लोरीन से क्या करवा देंगे, बॉन्डिंग करवा देंगे। तो यहाँ पे एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन। तो यहाँ पे एक S का जो है वो तो क्या पड़ा, आपका लोन पेयर पड़ा है, नॉन बॉन्डिंग है, और 3p की और 1d के बॉन्डिंग में है। इस तरीके से आपकी ज्योमेट्री यहाँ पे सीसा देखने को मिल जाएगी। तो एक ही मॉलिक्यूल गिवन था और उसकी ज्योमेट्री हमने बता दी क्या होगी, सीसा होगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो 2019 HTET का केमिस्ट्री का पेपर था उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।